हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सोडी-फाजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। यह एक न्यूक्लियस फिनोमेना है। यह क्या है? एक न्यूक्लियस फिनोमेना, यानी ये जो भी प्रोसेस होती है वह न्यूक्लियस के द्वारा होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसी के कारण सारे इफ़ेक्ट हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए यह क्या है? एक न्यूक्लियस फिनोमेना है और इस पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि जो एलिमेंट है वो अगर फिजिकली या केमिकली उस पर कोई चेंज करे जाए तो उसका इस रेडियो एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके तहत एक लॉ दिया गया सोडी और फजान द्वारा। ये लॉ दरअसल क्यों दिया गया, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, Sodi Fajan gave a law to know the position of new element formed after the emission of alpha and beta particle। तो जैसा कि हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है एक बार देखते हैं। कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। 92,238 ये क्या है? ये यूरेनियम है। इस पर जब ये क्या करता है, ये अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज़ करता है। ये अगर अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वह हो जाएगा 90। यू एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 234। लेकिन क्या यूरेनियम का एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर 90 होता है? नहीं होता है। क्या यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है? नहीं होता है। यह किसका होता है? थोरियम। तो यह क्या बन जाएगा? यह यूरेनियम ना रह के बन जाएगा 9234। तो हमें क्या मिल गया? थोरियम। हमने स्टार्ट किससे करा था? यूरेनियम से, और हमें क्या मिल गया? थोरियम। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जब कोई न्यूक्लियर फिनोमिना यानी कोई रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होती है तो उसमें एलिमेंट जो होता है वह पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। एलिमेंट क्या होता है? पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, यानी जिस एलिमेंट से हमने शुरुआत करी थी वह न रह के वह चेंज हो जाता है, कोई दूसरा एलिमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड यह लॉ दिया गया है कि जो नया एलिमेंट मिलता है, न्यू एलिमेंट, उसे हम कहाँ रखेंगे, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो उसकी पोजीशन के लिए यह लॉ दिया गया है। इसमें मेनली 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले पहले पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। अगर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वह कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल अगर देता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वह अल्फ़ा पार्टिकल देता है, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स डिक्रीज़ हो जाता है और उसका एटॉमिक मास 4 यूनिट डिक्रीज़ हो जाता है। उसका एटॉमिक मास 4 यूनिट डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किसका डिक्रीज़ होता है? जो एलिमेंट हमने पहले लिया था उसका। जी हाँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया कोई एलिमेंट जेड। चलो ए एलिमेंट ले लेते हैं। कोई एलिमेंट ले लिया ए। इसका एटॉमिक मास हम ले लेते हैं
m और एटॉमिक नंबर ले लेते हैं z। जब ये कोई अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक एलिमेंट मिलेगा, मान लेते हैं C। यहाँ पर कार्बन नहीं है, कोई भी रैंडम एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी पहले कितना था? z, तो अब कितना हो जाएगा? z-2। ऐसे ही जो एटॉमिक मास है वह 4 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। पहले m था, तो अब हो जाएगा m-4। तो ये कोई नया एलिमेंट हमें मिल गया है जिसका एटॉमिक नंबर, उसके पेरेंट एलिमेंट बोलते हैं इसको, जो स्टार्टिंग में लेते हैं, और जो एंड में एलिमेंट मिलता है उसे डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। तो जो डॉटर एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से 2 यूनिट डिक्रीज हो जाता है, और डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक मास पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास से 4 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। तो यह उसका पहला पॉइंट था। तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो अब इसका एटॉमिक नंबर पे अगर हम ध्यान दें, एटॉमिक नंबर पहले जेड था, अब z-2 हो गया है, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया है? कम हो गया है। तो जब एटॉमिक नंबर कम होता है तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, जिसका एटॉमिक नंबर कम है वह लेफ्ट की तरफ होता है। तो जो नया एलिमेंट है वह 2 ग्रुप लेफ्ट की तरफ होगा। 2 ग्रुप लेफ्ट की तरफ होगा, किससे? जो पेरेंट एलिमेंट है। नया एलिमेंट जो है वह पेरेंट एलिमेंट से 2 ग्रुप लेफ्ट की तरफ होगा। कहाँ को? लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वह क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। फजान-सोडी डिस्प्लेसमेंट लॉ का पहला पॉइंट क्या था? यदि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो जो डॉटर एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक मास 4 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो था अल्फा पार्टिकल के लिए। सेकंड हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल के लिए। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करता है तब क्या होता है? तब जो डॉटर एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वह 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। जो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई एलिमेंट ए लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया जेड, एटॉमिक मास हो गया एम। यह रिलीज करता है कोई बीटा पार्टिकल। इसको इसने रिलीज कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें कोई एलिमेंट मिलेगा सी, मान लेते हैं, जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा जेड, उसमें 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके पेरेंट इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर जेड था, तो इसमें 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, यानी z+1। और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, तो जो पेरेंट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास m था, तो जो डॉटर एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास भी m रहेगा। तो बीटा पार्टिकल के लिए था, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर, यानी जो डॉटर एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। कोई एग्जांपल ले लिया ए, उसका एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक मास है एम। इसमें से अगर बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो एक एलिमेंट मिलता है सी, जिसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है और एटॉमिक मास सेम है एम। अब अगर हम बात करें ऐसा क्यों होता है, तो बीटा
डीके में हमने पढ़ा है, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तब क्या होता है। बीटा पार्टिकल निकलने की प्रोसेस में होता है जो न्यूक्लियस है उसमें से एक न्यूट्रॉन टूट जाता है दो भागों में, एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो तेज़ी से एमिट हो जाता है और वहाँ पर बचता क्या है, प्रोटॉन। यानी कि एक न्यूट्रॉन चेंज हो गया एक प्रोटॉन में। तो जेड क्या होता है, जेड प्रोटॉन का नंबर ही तो होता है। तो एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में चेंज हो गया तो जेड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक यूनिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यह था बीटा पार्टिकल के लिए। अब बात अगर हम करें पोजीशन की, तो फिर से पोजीशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर कितना था, जेड। अब कितना हो गया, Z+1, यानी कि एटॉमिक नंबर एक यूनिट इंक्रीज हो गया है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एलिमेंट कहाँ को जाता है, राइट की तरफ को जाता है। तो इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा 1 ग्रुप टुवर्ड्स राइट। तो यानी राइट की तरफ को जाएगा कितना, 1 ग्रुप। क्यों, क्योंकि एक यूनिट जो एटॉमिक नंबर है वह इंक्रीज हो गया है। तो यह इसकी पोजीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आती है, इफ़ एन अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल एमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तब क्या होता है, यदि किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, उसके बाद 2 बीटा पार्टिकल रिलीज होते हैं। अब 2 बीटा पार्टिकल कैसे होंगे रिलीज, वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में रिलीज होंगे, एक साथ नहीं होंगे। तो तब क्या होगा, तब जो डॉटर एलिमेंट होता है वह एक क्या निकलता है, आइसोटोप निकलता है। किसका, अपने पेरेंट एलिमेंट का। जो डॉटर एलिमेंट होता है वह अपने पेरेंट एलिमेंट का आइसोटोप निकलता है। अब ये कैसे होता है समझते हैं। जैसे कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए, इसका एटॉमिक नंबर हो गया जेड, एटॉमिक मास हो गया एम। इसमें से सबसे पहले क्या निकल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल अगर निकला तो हमें क्या मिलेगा, कोई एलिमेंट सी मिलेगा। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तब क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वह 2 यूनिट डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक मास 4 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। ये अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या निकल रहे हैं, 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो अब हमारे पास ये एलिमेंट रह गया, इसमें से 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तब क्या होता है, तब जो एटॉमिक नंबर है वह 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 पार्टिकल निकल रहे हैं, 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज होगा, 2 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, पहले Z-2 था, 2 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा ये। और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो हमने पढ़ा है, तो एटॉमिक मास सेम रहेगा। अब ये सी, इसको हम डी मान लेते हैं। अब जो ये एलिमेंट है, 2 में से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, जेड। एटॉमिक मास कितना रहा, M-4। जेड किसका एटॉमिक नंबर था, जेड एटॉमिक नंबर था ए का। तो एटॉमिक नंबर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम तो हो नहीं सकते, तो यानी ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये भी ए होगा। तो यानी हमने स्टार्ट किससे करा था, ए से, और हमें मिला क्या, ए। बस चेंज क्या है, इसका एटॉमिक मास m था, इसका एटॉमिक मास M-4 है।
यानी ये कंडीशन किसकी होती है? एक कंडीशन होती है आइसोटोप की। तो जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, उसके बाद 2 बीटा पार्टिकल एमिट करता है, तो जो डॉटर एलिमेंट है वह अपने पेरेंट एलिमेंट का आइसोटोप होता है। यह इसकी तीसरी कंडीशन है। तो मेनली नाउ अगर हम बात करें पोजीशन की, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? पेरेंट एलिमेंट को देखते हैं एक बार। पेरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जेड, डॉटर एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर है जेड। तो यानी इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सेम एटॉमिक नंबर के 2 एलिमेंट हमें नहीं दिखेंगे। क्या हमें सेम एटॉमिक नंबर के 2 एलिमेंट दिखते हैं? नहीं। तो इनकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होगी सेम एज यूजुअल, क्योंकि चेंज किस में हुआ है? चेंज सिर्फ एटॉमिक मास में हुआ है, एटॉमिक नंबर में नहीं। तो इसलिए पोजीशन सेम रहेगी। यह 3 कंडीशन हमें दी जाती हैं किसमें? सोडी-फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो ये है सोडी-फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।